अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि एनआरसी के मसले को लेकर मुसलमानों में एक अजीब तरह का डर और खौफ छाया हुआ है। हमारी हर संडे को इशा के बाद में जो लाइव मजलिस होती है, उस मजलिस के अंदर एक सवाल आया कि मुफ्ती साहब एनआरसी के ऊपर कुछ रोशनी डालिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा। मेरे लिए इतने अफसोस की बात है ये, यानी इस टॉपिक के ऊपर मैं इससे पहले जब ये मसला पार्लियामेंट के अंदर आया था, इसके ऊपर बिल बन रहा था, उस ज़माने में तो हमने ख़ुद लोगों के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की, कोशिशें की। घर घर जाके हम लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और ऐसे ही मतदान कार्ड हर एक को बैंक में अकाउंट ओपन करने लगाते थे। हमारी पूरी टीम ही थी और मैं पूरा क्रेडिट हमारे टीम को दूंगा, क्योंकि वो बेचारों ने ही गली महल्लों के अंदर चल चल के मेहनत की। मैं तो सिर्फ़ उनके साथ में था रहबरी रहनुमाई के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम डर और घबरा क्यों रहे हो। तुम्हारा काम है सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखना। और ये मसला खाली इंडिया में नहीं है, दुनिया के किसी भी देश में जाओ भाई, आप हर देश के अंदर अगर आप वहाँ पे पैदा हुए तो आपके पास वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप वहाँ के सिटीज़न हैं तो वहाँ का एक कार्ड होना चाहिए। जैसे थाईलैंड है, मलेशिया वगैरह है, वहाँ पे एक कार्ड मिलता है, उसको वहाँ का नेशनल आईडी कार्ड कहते हैं। मेरे ख़्याल से वो एक कार्ड यूरोप वगैरह में भी होता होगा, अमेरिका वगैरह के जैसे मुल्कों में भी, क्योंकि वहाँ पे वो एक ही कार्ड आपके हर ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है। वो एक कार्ड है, आपका पैन कार्ड भी होता है, वही एक कार्ड पे जो है आप बैंक में अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, वही एक कार्ड पे। मतलब वहाँ ये मेरे को सिस्टम बहुत अच्छा लगा हुआ है कि वो एक कार्ड जो है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मलेशिया का ऐसा है कि मेरे दोस्त जहाँ मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था, उनका पासपोर्ट गुम गया था और उनका इंडिया आने का इरादा था। तो मुझे वो बार बार बोलने लगे, यार मुफ्ती साहब एक आध दिन थोड़ा सा टाइम दो, अपन पासपोर्ट ऑफिस जाके पासपोर्ट बना लेंगे। अब मेरा भी काम रहता, मैं भी मसरूफ़ रहता। एक दिन ज़ोहर के वक्त में उन्होंने वापस से वो तकाज़ा रखे, तो मैं बोला ठीक है चलो जाके आ जाते हैं। अब देखो आप वहाँ का सिस्टम देखो आप। हम लोग उनकी कार में बैठे और पासपोर्ट ऑफिस गए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई ज़ेरॉक्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक बात और साथ में बता दूं, उनका पुराना पासपोर्ट वो गुम गया था। हम लोग पहले जो है वहाँ के कमिश्नर ऑफिस में पहुँचे, करीब में ही था वो मस्जिद से, यानी आधा किलोमीटर दूरी के ऊपर। तो पुलिस का जो ऑफिस था वहाँ जब गए, हम जाते ही वो जो ऑफिसर बैठा हुआ था उसके सामने जो है बेहतरीन तरीके के सोफ़े लगे हुए थे। ये जाके वहाँ पे बैठे, तो मैं बाहर ही रुका हुआ था। तो वो ऑफिसर ने कहा कि भाई आपके साथ में अगर मेहमान है लेके आओ उनको भी अंदर। तो फिर एक बंदा आया, उसने मुझे कहा कि आप भी चलिए अंदर, तो मैं भी जाके बैठा। अब देखो मैं जैसे ही बैठा ना, तो जिसने मुझे अंदर आने की दावत दिया था वो गया और कॉफ़ी लेकर आया उतनी ही देर में वो। और तब तक ये जो जनाब थे, मेरे जो दोस्त हैं, इन्होंने बोले कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है और मुझे जो है नया पासपोर्ट बनाना है। अब आप देखो वहाँ की प्रोसेसिंग कितनी स्मूथ, कितनी आसान, कितनी सिंपल। इन्होंने अपना आईडी कार्ड उनको दिए, उन्होंने सामने कंप्यूटर के सिस्टम में इनका आईडी कार्ड डाले और डालने के बाद इनका पूरा डेटा, पूरे डिटेल्स आ गए। पुराने वाले पासपोर्ट को उन्होंने कैंसिल किए और लिख दिए उसके अंदर के इनका पासपोर्ट जो है वो गुम हो चुका है। और वो जब तक कॉफ़ी लाने वाले साहब कॉफ़ी लेकर आए, अब मैं आपको क्या बोलूं, मैंने अभी आधी कॉफ़ी भी नहीं पिया होगा, तब तक वो ऑफिसर ने उनको प्रिंट आउट एकदम इन्वलप के अंदर जो है अच्छी तरह से रख कर, पूरे रिस्पेक्ट, पूरे इज़्ज़त के साथ में कहा कि देखो ये मैंने तुम्हारा जो पासपोर्ट गुम हो गया है, ये उसका पेपर तैयार कर दिया, अब तुम नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
अब हम दोनों, वो आधी ही कॉफ़ी मैंने वैसी ही छोड़ दिया, उसको डाल दिया डस्टबिन में, हम फ़ौरन निकले पासपोर्ट ऑफिस की तरफ। वो वहाँ से और तकरीबन आधा 1 किलोमीटर के दूरी पे होगा। अब पासपोर्ट ऑफिस की हैयत ऐसी थी जैसे हमारे यहाँ पे बैंक में जो विड्रॉल और डिपॉजिट के कैबिन होते हैं, उस तरीक़े से लोग वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए थे। ये जो हमारे दोस्त है वो भी वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए और मैं उनके साथ में ही खड़ा हुआ। अब आप देखो, पहले से किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा वहाँ पर गए, कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं गए, कोई पहले से फॉर्म भर के नहीं लेकर गए। और जैसे ही इनका नंबर आया, इन्होंने बस वही अपना जो आईडी कार्ड उसके हाथ में दिए। वो आईडी कार्ड लेते ही उन्होंने जो है इनके सारे डिटेल्स उसमें सबमिट किए, कैमरा लगा हुआ था, इनकी फ़ोटो लिए और उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए। मतलब ये जो टोटल प्रोसेसिंग है ना, मैं समझता हूँ इसको 1 घंटा भी नहीं लगा होगा, यानी मस्जिद से जाके वापस मस्जिद तक आने के लिए। और उसके 4 दिन के बाद में वो पासपोर्ट भी आ गया। वो पासपोर्ट भी वो लेकर आए, मुझे बताया कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट आ चुका है। अब देखो ये मुल्कों में जो है ना, इतना स्मूथली ये सारे जो काम होते हैं, एक ही विंडो पे जो सारे काम होते हैं, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजीज़ हाईटेक है वहाँ पर, तो वहाँ पे हर काम के लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बायोमेट्रिक जब आपके पास में है तो उसके बाद में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में एक से बढ़ के एक रथी और महारथी बैठे हुए हैं। अब आपको जान के हैरत होगी कि हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीमें वगैरह हमारे लिए लेकर आती है और हम लोग ही उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको उसकी एक बहुत मोटी मिसाल देता हूँ, बहुत मोटी। जैसे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो लाडली बहन योजना शुरू की हुई है। अब आपको जानकर हैरत होगी कि वो लाडली बहन योजना में 25,000 से ज़्यादा ऐसे मर्द मिले जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में उसको फीमेल करके लाडली बहन योजना के पैसे ले रहे थे। 25,000। मुंबई के अंदर एक एरिया है न्यू मुंबई में, कोपर खैरने उसको कहते हैं, वहाँ पे एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। उस आदमी ने तकरीबन अपने वो गांव को आया, उसके गांव में आके और उसके रिश्तेदार और इसी तरह से बहुत सारे मस्तूरात के उसने डॉक्यूमेंट्स, यानी औरतों के उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किया था। वो अकेला इंसान जो है तकरीबन 40 या 50 औरतों की जो है लाडली बहन योजना के पैसे खुद ही खा रहा था। तो हमारे देश में देखो ऐसे ऐसे रथी महारथी है, हमारे देश में ऐसे ऐसे पहुँचे हुए लोग हैं। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं बोला कैसे है भाई, क्या हाल चाल है, कहाँ गए थे? अरे कुछ भी नहीं, बोले यार मैं वो बैंक में गया था। अच्छा, मैं बोला बैंक में, क्या बात है, क्या काम के लिए गए थे? कुछ भी नहीं, बोले वो संजय गांधी निराधार योजना के पैसे आते हैं वो लेने के लिए गया था। मैं बोला माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके तो बेटे हैं और आपके तो बीवी है, सब है। नहीं, मैं हमारे बीवी के नाम पे लेकर गया था, एक्चुअल में मैं मर गया हूँ, ये डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किए हुए हैं, तो पैसे मुझे नहीं मिलते, बीवी के नाम पे मिलते कि ये औरत विधवा है और मर्द खुद जिंदा है, वही जाके जो है अपने बीवी के पैसे लेके आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, हमारे देश में जब ऐसे ऐसे रथी महारथी बैठे हुए हैं ना, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये सारे हमारे यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ते हैं। मतदान कार्ड अलग है, आधार कार्ड अलग है, उसके बाद में पैन कार्ड अलग है, पासपोर्ट अलग है। ये सब हमारे इन रथी महारथी हरकतों की वजह से। तो इसके लिए देखो आपका काम क्या है भाई, आप भारत के ही रहवासी हो। ये मुझे इतना अफसोस होता है मुसलमानों के हालात के ऊपर कि अरे भाई यहाँ हमारे देश में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे आदिवासी समाज के भाई भी रहते हैं, दलित समाज के भाई भी, वो लोग कोई परेशान नहीं है। मुसलमान क्यों परेशान है भाई? अरे मुसलमान जो है ना, मैं अब क्या बोलूँ, जो इंसान इस देश में पैदा हो गया वो इस देश का रहवासी है। खाली आपके पास जो है ना पैदा होने का जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपने रखना चाहिए सही सलामत। आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का एलसी आपके पास में होना चाहिए। अब मुसलमान, एक तो पहले तो मैं आपको साफ साफ बता दूं
कि भारत में रहने वाले एक तो 99% जो मुसलमान हैं ना, वो पहले तो उनके बाप दादा खुद या तो आदिवासी थे या तो दूसरे समाजों से ताल्लुक़ रखते थे। वो ज़ात पात भेदभाव से तंग आके उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किए थे। अब ये बात मैं इससे पहले भी कई मर्तबा बोल चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि भाई मैंने भी जो है जुब्बा गिब्बा डाला, इतर गीतर मारा, सिर को रुमाल गिमाल बांधा, कि वो भी अपने आप को मोहम्मद बिन सलमान का छोटा भाई समझने लग जाता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं ओरिजिनल अरबों की औलाद हूँ। तो देखो, जो अरब भी हमारे देश में रहते हैं, जैसे निज़ाम साहब के ज़माने में बहुत सारे अरब जो है इंडिया में आए हुए हैं, मुग़लों के ज़माने में, क्योंकि मुग़ल जो है वो ख़ुद उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे, ये भी मैं आपको बता दूं। अब जो मुग़ल उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे, और ऐसे ही जो पठान लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अभी जैसे कादर ख़ान साहब की मैं आपको मिसाल देता हूँ। कादर ख़ान साहब जो है वो काबुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी जो वालिद और उनकी जो वालिदा थी, उनको बच्चे ज़िंदा नहीं रहते थे। तो तकरीबन उनके जो है 6-7 भाई, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते थे, 4-6 महीने में जो है वो इंतकाल कर जाते थे। तो उनके वालिद और वालिदा ने मुंबई की हिजरत की है। बोले चलो हम लोग जाके मुंबई जाके रहते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में अमजद खान साहब हो गए, दिलीप कुमार साहब जो थे वो हो गए, उनके अलावा शाहरुख खान के ख़ुद वालिद साहब जो थे वो पेशावर के रहने वाले थे। और उनके अलावा ये जो राज कपूर है, और इनके अलावा ये जो पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे जितने भी लोग काम करने वाले हैं, आधे से ज़्यादा, अभी मैं वो एक टकला है राजीव राय बोल के, उसका एक इंटरव्यू देख रहा था। उसका जो वालिद साहब थे उनके गुलशन राय, वो ख़ुद भी जो है पाकिस्तान के रहने वाले थे आज़ादी से पहले। तो हमारे देश में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये कानून बना कि भाई 1952 से पहले जो लोग अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, ईरान से और जितने भी मुल्कों से वो इंडिया आ गए हुए हैं, वो इंडियन ही है। अब उनमें वो सारे अरब लोग भी आ गए, जिनके बाप दादाओं को या तो मुग़लों ने अपनी आर्मी के लिए फ़ौजों में थे, या फिर निज़ाम साहब के ज़माने में, जैसे हैदराबाद में भी आपको अरबों की एक बहुत बड़ी कसरत मिलेंगी, तो वो सब इंडिया के ही मूल निवासी है। 1952 के बाद में जो है, और उसके बाद भी फिर तरमीम हुआ इस बिल के अंदर कि जो इंडिया में पैदा हो चुका है वो इंडिया का रहवासी है, भले उसके बाप दादा किसी और मुल्क से हिजरत करके इंडिया में पहुँचे हो। तो देखो, इसमें आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, ये जो वावेला मचाया हुआ है ना, वावेला सोशल मीडिया के ऊपर, असल में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको मेरे जैसा इंसान अगर कोई पॉजिटिव बातें बताता है ना, तो वो जल्दी से समझ में नहीं आती है। हमको कौन सी बातें समझ में आती है? जो हमको डराते हैं, जो हमको धमकाते हैं, जो हमको बोलते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे ऊपर ऐसे। अरे भाई, क्यों, तुम किस ज़माने में तुम जी रहे हो? ये वो पुराना ज़माना नहीं है जो पुराने ज़माने के अंदर किसी गांव में, किसी महल्ले में, किसी बस्ती के अंदर अगर कोई हादसा वाक़या पेश आता था तो दूसरे लोगों को मालूम होने तक कई दिन गुजर जाते थे। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके जो हुकूक़ है, आपको हर चीज़ का राइट मिला हुआ है। आपके ऊपर जुल्म और सितम होता है, आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हो। आप अपनी आवाज़ को जो है, जो अथॉरिटीज़ है उससे रिलेटेड वहाँ तक पहुँचा सकते हो। और अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आपके बाल को, आपके खाल को तो दूर की बात है, बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा सकता है। भाई, आप इस देश के मूल निवासी हो, 1000 बार मैं बोल चुका हूँ। फिर उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम जो है डरे हुए हैं। किसने बोला तुमको परेशान होने, डरने के लिए? और जो तुमको परेशान और डराने वाले लोग हैं ना, एक्चुअल में इनका धंधा है। इन्होंने मुसलमानों को डरा डरा के ही करोड़ों रुपयों के चंदे जमा किए, और उसके बाद में इनका जो ज़िला सदर है और इनके जो ज़िम्मेदार है, वो बिल्डिंगों के धंधों में वो पैसा लगा रहे हैं, मुसलमानों को डरा डरा के। धंधा है इनका, कारोबार है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब करने का काम क्या है आप लोगों के लिए? 1000 बार बोल चुका हूँ, मुस्लिम जमात बनाओ। हर गली में, हर मोहल्ले में मुस्लिम जमात बनाओ। हर मस्जिद के अंदर अपनी मुस्लिम जमात होना चाहिए, जो उस पर्टिकुलर महल्ला और उस बस्ती के मुसलमानों के मसाइल को हल कर सके। उसमें यह उमूर भी है।
अब वो मुस्लिम जमात बन गई वहाँ पे, तो मुस्लिम जमात जो है उसके बनाने का तरीक़ा कैसा है उसका मेरा एक 45 मिनट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तलाश करो उसको, मुस्लिम जमात बनाने का तरीक़ा, और फिर उस हिसाब से बनाओ। अब वो तुमने एक बार बना दिए, अब उसके तहत में करने के काम क्या है, उसके तहत में आप हज़ारों काम कर सकते हैं। उस महल्ले के सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कर सकते हैं, एक एक घर के। उस महल्ले के अंदर कितने लोग साहिब निसाब है और कितने मुस्तहिक़ ज़कात है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके महल्ले की गरीबी दूर कर सकते हैं। उस महल्ले में कितनी बहन बेटियां निकाह की बाकी है और कितनों के हो चुके हैं, कितने मर्द ऐसे हैं जिनकी बीवियां मर गई है या जो तलाक़शुदा है, और कितनी ऐसी औरतें हैं या लड़कियां हैं जिनकी तलाक़ें हो गई हुई है या जो बेवा है। अब उनका आपस में जोड़ करा के वहाँ क्या वहीं निकाह करा सकते। प्रॉब्लम यह है हमारा आपस में तालमेल नहीं है, और ये तालमेल बनाने के लिए मुस्लिम जमात बनाना ज़रूरी है। और मुस्लिम जमात के बारे में 1000 बार बोल चुका हूँ, मुस्लिम जमात के अंदर हर तबके के लोगों को लेना है, लेकिन ये वो जमात रहेगी जो बग़ैर किसी मसलक के, बग़ैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल आदमी भी आता है या किसी दूसरे मसलक के लोग भी रहते हैं ना, वो इस काम के अंदर मसलक और पार्टी यानी इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ एक प्योर सोशल वर्क है, सिर्फ़ कौम और समाज के लिए, वो मैंने बताया हूँ। और उसके अलावा ये भी बताया हूँ कि मुस्लिम जमात बनने के बाद उसका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे कैश में 1 रुपये का ट्रांजैक्शन मत करो, सारे ट्रांजैक्शन आपको जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू करना है मुस्लिम जमात के। उसके अलावा इसमें हमने ये भी बताए हैं हर 2 साल में इलेक्शन हो। ये नहीं है कि एक बार मुस्लिम जमात बन गई है और किसी एक को ज़िम्मेदार बनाए तो अब वो काले नाग की तरह से, जैसे मैं बोलता हूँ ना एक मस्जिद के काले नाग सदर के बारे में कि उसके ख़जाने पे एटाला डाल के बैठा हुआ है, ऐसे ही काले नाग के जैसा उसके ख़जाने पे जो है एटाला डाल के नहीं बैठना है। हर 2 साल के अंदर जो है मस्जिद का सदर तो खैर बदलना ही चाहिए, लेकिन मुस्लिम जमात के अंदर भी इलेक्शन हो और मुस्लिम जमात का भी सदर बदलना चाहिए। तो इस तरह से आप मुस्लिम जमात बनाओ और महल्ला लेवल पे अपने मसाइल को हल करो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाअल्लाह।